नमस्कार दोस्तों, माई सेल्फ सीमा सिंह। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। जैसा कि आपको पता है, हम यहाँ पे होम साइंस के टॉपिक कवर करते हैं और आज जो हमारा टॉपिक है वो है लोहा आयरन। जो लोहा होता है, लोहे की उपस्थिति शरीर में कम होती है। ये हमको कम मात्रा में चाहिए होता है। इसको हम ट्रेस तत्व बोलते हैं। ट्रेस यानी कि गौण है लोहा, इसकी हमको कम मात्रा चाहिए। आयरन की कमी से एनीमिया हो जाता है। ठीक है, एनीमिया होता है। तो जो लोहा होता है, इसकी उपस्थिति हमारे शरीर में कम होती है, हमको कम मात्रा में चाहिए होता है, लेकिन ये काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। ट्रेस तत्व है, इसको गौण बोलते हैं। इसकी कम मात्रा चाहिए, इसीलिए हम इसको ट्रेस तत्व बोलते हैं। आयरन की जो कमी से होता है वो एनीमिया देखने को मिलता है। अब हम बात करेंगे कि लोहा हमारे बॉडी में कहाँ कहाँ पाया जाता है। जो लोहा होता है, ये हमारे रक्त में पाया जाता है, यकृत में पाया जाता है, और प्लस ये अस्थि मज्जा में पाया जाता है। जो हमारी बोन मैरो होती है उसमें पाया जाता है। मांसपेशियों में पाया जाता है लोहा। जो रक्त में लोहा पाया जाता है आयरन, उसको हम हीमोग्लोबिन बोलते हैं। हीमोग्लोबिन के रूप में रक्त में पाया जाता है। ठीक है, हीमोग्लोबिन। और मांसपेशियों में मायोग्लोबिन के रूप में पाया जाता है, मायोग्लोबिन। ठीक है, जो हीमोग्लोबिन में हिम होता है ये लोहा होता है और ग्लोबिन प्रोटीन होती है। तो जो रक्त में पाया जाने वाला हीमोग्लोबिन होता है, ये कितना परसेंट होता है? ये 70% होता है। और यकृत और अस्थि मज्जा में लोहा 25% पाया जाता है। और मांसपेशियों में जो मायोग्लोबिन के रूप में रहता है, इसमें ये 4% पाया जाता है। और ये 1% लोहा रक्त प्लाज्मा एंजाइम्स में पाया जाता है। रक्त प्लाज्मा और एंजाइम्स में पाया जाता है। तो जो लोहे की मात्रा होती है हमारी बॉडी में अलग अलग होती है। रक्त में जो हीमोग्लोबिन के रूप में ये पाया जाता है 70% पाया जाता है, और 1% ये रक्त प्लाज्मा और एंजाइम्स में पाया जाता है। यकृत और अस्थि मज्जा में 25% पाया जाता है, और मायोग्लोबिन के रूप में ये मांसपेशियों में पाया जाता है, और 4% पाया जाता है। लोहा जो होता है ये शरीर में स्वतंत्र रूप में नहीं होता है, प्रोटीन के साथ मिलके रहता है। ठीक है, लोहा स्वतंत्र रूप में नहीं रहता है, प्रोटीन के साथ मिलकर रहता है। जैसे हीमोग्लोबिन के रूप में है तो हीम यहाँ पे लोहा है और ग्लोबिन प्रोटीन है। यहाँ पे मायो हीम है और ग्लोबिन प्रोटीन है। तो जो हमेशा जो प्रोटीन हीमो लोहा होता है ये प्रोटीन के साथ मिलके रहता है और अकार्बनिक तत्व है। लोहा अकार्बनिक तत्व है। ठीक है, अब हम देखेंगे कि लोहे के प्राप्ति के साधन कौन कौन से हैं, हमको कहाँ से लोहा प्राप्त होता है। अगर आयरन की प्राप्ति की बात की जाए तो ये हमको यकृत से प्राप्त होता है, मांस से प्राप्त होता है, मछली, अंडे, ये है प्राणिज जगत से प्राप्त होता है। ठीक है, प्राणिज जगत से यकृत, मांस, मछली, अंडे से हमको प्राप्त होता है। और वनस्पति जगत की बात करें, वनस्पति जगत से हमको कहाँ कहाँ से प्राप्त होता है? गुड़ से प्राप्त होता है, खजूर से प्राप्त है, भूरे रंग के पदार्थों से ही हमको पदार्थ प्राप्त होता है, और हरे पत्तियों वाली सब्जियों से प्राप्त होता है। ठीक है, जिन सब्जियों की हरी पत्तियाँ होंगी उन सब्जियों से हमको प्राप्त होता है। तो ये तो हो गया लोहे की प्राप्ति। प्राणिज जगत से हमको यकृत, मांस, मछली, अंडे से मिलता है। वनस्पति जगत से हमको गुड़, खजूर, हरे पत्ते वाली सब्जियों से प्राप्त होता है। अब हम देखेंगे कि लोहे के कार्य क्या क्या है हमारी बॉडी में। अगर आयरन के कार्य की बात करें तो ये हीमोग्लोबिन के निर्माण में सहायक होता है। हीमोग्लोबिन के निर्माण में सहायक होता है जो लोहा होता है। हीमोग्लोबिन में जो हिम होता है ये लोहा होता है, और ग्लोबिन प्रोटीन होती है। ग्लोबिन प्रोटीन होता है। ठीक है,
अगर जब हिम का अभाव हो जाएगा, हिम की कमी से हीमोग्लोबिन का निर्माण नहीं हो पाएगा। निर्माण नहीं होता है। जब हिम की कमी हो जाएगी तो हीमोग्लोबिन का निर्माण नहीं होगा। अगर हीमोग्लोबिन का निर्माण नहीं हो रहा है तो व्यक्ति के शरीर में रक्त की कमी हो जाएगी और व्यक्ति को एनीमिया देखने को मिलेगा। ठीक है, एनीमिया रोग तभी व्यक्ति को होता है जब उसके शरीर में हीमोग्लोबिन का निर्माण नहीं हो रहा है, तो व्यक्ति को जो रोग देखने को मिलेगा वो देखने को मिलेगा एनीमिया। हीमोग्लोबिन का कार्य क्या होता है? शरीर में ऑक्सीजन और CO2 कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन करना होता है। ठीक है, तो जो हीमोग्लोबिन होती है ये शरीर में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन करता है। हमारे शरीर में जो ऑक्सीजन की पूर्ति होती है और जो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलता है वो हीमोग्लोबिन के माध्यम से ही निकलता है। दूसरा कार्य देखें हम लोहे का बॉडी में, तो जो दूसरा कार्य है वो है पेशियों के संकुचन में सहायक होता है। पेशियों के संकुचन में सहायक। जो हमारी मसल्स होती हैं, मसल्स में लोहा मायोग्लोबिन के रूप में रहता है। हमने देखा था ना, मांसपेशियों में जो लोहा होता है मायोग्लोबिन के रूप में रहता है और 4% रहता है। तो जो हमारी मसल्स होती हैं, पेशियाँ होती हैं, इनमें जो लोहा होता है ये मायोग्लोबिन के रूप में रहता है। इसमें जो मायो है ये हिम है और जो ग्लोबिन है, जो ग्लोबिन शब्द है ये क्या है? प्रोटीन है। तो हमेशा जब भी लोहा होगा वो प्रोटीन के साथ मिलके रहेगा। अगला कार्य देखेंगे हम आयरन का बॉडी में, तो जो अगला कार्य होता है इसका होता है एंजाइम्स के निर्माण में ये सहायक होता है। एंजाइम्स के निर्माण में सहायक। ठीक है, जो साइटोक्रोम्स एंजाइम होता है उसके निर्माण में लोहा आवश्यक होता है। साइटोक्रोम्स का निर्माण लोहे से ही होता है। ठीक है, और जो साइटोक्रोम एंजाइम्स होता है ये क्या कार्य करता है बॉडी में? ये श्वसन क्रिया में भाग लेता है। ठीक है, जब हम सांस लेना छोड़ना ये प्रक्रिया करते हैं उसमें जो साइटोक्रोम्स एंजाइम्स होता है ये भाग लेता है। और साइटोक्रोम्स के निर्माण किससे होता है? लोहे से साइटोक्रोम्स का निर्माण होता है, क्रिया में भाग लेता है। ठीक है, तो जो लोहा होता है ये हीमोग्लोबिन के निर्माण में सहायक होता है। और हीमोग्लोबिन जो होता है हमारी बॉडी में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन करने में सहायक होता है। और हीमोग्लोबिन में जो हिम होता है वो आयरन होता है और जो ग्लोबिन होता है वो प्रोटीन होता है। और हीमोग्लोबिन का अगर हमारे बॉडी में निर्माण नहीं होगा तो व्यक्ति को एनीमिया रोग हो जाएगा। दूसरा कार्य हमने देखा आयरन का कि पेशियों के संकुचन में सहायक होता है। जो मसल्स होती हैं उसके संकुचन में हीमोग्लोबिन, उसके संकुचन में जो आयरन होता है वो आवश्यक होता है। जो मायो शब्द होता है ये हिम होता है और जो ग्लोबिन होता है प्रोटीन होता है। फिर जो आयरन होता है ये एंजाइम्स के निर्माण में सहायक होता है। कौन से एंजाइम्स के? साइटोक्रोम्स एंजाइम्स का निर्माण में सहायक होता है। और साइटोक्रोम्स एंजाइम्स हमारी बॉडी में क्या कार्य करता है? ये श्वसन क्रिया में भाग लेता है। अब हम देखते हैं कि आयरन का चौथा कार्य क्या है हमारी बॉडी में। अगर हम आयरन का अगला कार्य देखें तो आयरन का जो अगला कार्य होता है ये ट्रांसफेरिन के निर्माण में सहायक होता है। ट्रांसफेरिन के निर्माण में सहायक। ट्रांसफेरिन क्या होता है? लोहा ट्रांसफेरिन और सिट्रोफेरिन, सिट्रोफिलिन के निर्माण में आवश्यक होता है। जो ट्रांसफेरिन होता है ये रक्त प्लाज्मा में उपस्थित होता है। और ये क्या कार्य करता है? ट्रांसफेरिन रक्त प्लाज्मा में उपस्थित होता है और ये लोहे का संग्रह करता है, लोहे का स्टोरेज करता है, संग्रह करता है। ठीक है, और जो ये सिट्रोफेरिन हमने देखा था इसका निर्माण किससे होता है? सिट्रोफेरिन का निर्माण
लोहे और प्रोटीन से होता है। ठीक है, तो हमने देखा कि जो लोहा आयरन है ये इसका कार्य ये क्या करता है, ट्रांसफेरिन के निर्माण में आवश्यक होता है। लोहा ट्रांसफेरिन और सिंडोफेरिन के निर्माण में आवश्यक होता है। जो ट्रांसफेरिन क्या होता है, ये रक्त प्लाज्मा में उपस्थित होता है और लोहा का ये स्टोरेज करता है। जो सिंडोफेरिन होता है इसका निर्माण किससे होता है, इसका निर्माण लोहा प्लस प्रोटीन से होता है। जो सिंडोफिलिन के निर्माण के लिए जो लोहा होता है वो निम्न स्रोतों से प्राप्त होता है। पहला तो एक कहाँ से प्राप्त होगा, भोज्य पदार्थों से होता है। भोज्य पदार्थों के अवशोषण से प्राप्त होता है लोहा। सेकंड ये कहाँ से प्राप्त होता है, हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन के विघटन से होता है। और थर्ड ये प्राप्त होता है शरीर में जो लोहा संग्रहित होता है, शरीर में संग्रहित। और जो शरीर में लोहा संग्रहित होने का कार्य करता है वो कौन करता है, ट्रांसफेरिन करता है। जो ये तीनों प्रकार का लोहा होता है जो प्रोटीन्स के साथ मिलके रहता है, हमको भोजन से प्राप्त होता है, हीमोग्लोबिन के विघटन से प्राप्त होता है और शरीर में संग्रहित होता है। तो ये क्या करता है, ये ग्लोबुलिन प्रोटीन से मिलकर ट्रांसफेरिन और सिड्रोफेलिन का निर्माण करते हैं। ठीक है, निर्माण करते हैं। तो जो लोहे का कार्य हमने देखा था कि लोहा जो है ट्रांसफेरिन और सिंडोफेरिन के निर्माण में आवश्यक होता है। ट्रांसफेरिन क्या कार्य करता है, ये रक्त प्लाज्मा में उपस्थित रहता है और इसका ये हमारे लोहे का संग्रह करता है बॉडी में। सिंडोफेरिन सिंडोफेरिन का निर्माण किससे होता है, लोहे और प्रोटीन से होता है। जो सिंडोफेरिन के निर्माण में लोहा निम्न स्रोतों से प्राप्त होता है। सिंडोफेरिन का जब निर्माण होगा तो हमको लोहा कहाँ कहाँ से प्राप्त होता है, भोज्य पदार्थों में, भोज्य पदार्थों के अवशोषण से प्राप्त होता है। हीमोग्लोबिन के जब विघटन होता है तब हमको लोहा प्राप्त होता है और शरीर में संग्रहित जो लोहा होता है वहाँ से हमको सिंडोफेरिन के निर्माण के लिए लोहा प्राप्त होता है। जो ग्लोबुलिन प्रोटीन से मिलकर जो ट्रांसफेरिन और सिंडोफेरिन का निर्माण करता है, ये तीनों माध्यम से जो हमको लोहा प्राप्त होता है। पांचवा कार्य लोहे का क्या है बॉडी में, ये प्रतिरक्षी कोशिकाओं के निर्माण में सहायक होता है। जो प्रतिरक्षी कोशिकाएं होती है उसके निर्माण में सहायक होता है। प्रोटेक्टिव लेयर्स के निर्माण में लोहा सहायक होता है। और जो प्रोटेक्टिव लेयर होती है ये हमारी बॉडी में क्या करती है, रोगों से शरीर की रक्षा करती है। ठीक है, शरीर की रक्षा करती है। ये तो हमने देख लिया कि जो लोहा होता है इसके हमारे बॉडी में क्या क्या कार्य हैं। अब हम देखते हैं कि जो हीमोग्लोबिन है इसका स्तर कितना है हमारी बॉडी में, किसके बॉडी में कितना स्तर होता है हीमोग्लोबिन का। अगर हम हीमोग्लोबिन का स्तर देखें, बच्चों में कितना होता है, पुरुषों में, महिलाओं में और गर्भवती महिलाओं में। तो जो बच्चों में होता है ये 10 से 12 ग्राम पर 100 मिलीलीटर होता है और पुरुषों में कितना होता है, 15 से 17 ग्राम पर 100 मिलीलीटर होता है। महिलाओं में हीमोग्लोबिन का जो स्तर होता है वो 12 से 15 ग्राम पर 100 मिलीलीटर होता है और गर्भवती महिलाओं में 12 ग्राम पर 100 मिलीलीटर हीमोग्लोबिन का स्तर होता है। तो जो हीमोग्लोबिन का स्तर होता है वो एज के हिसाब से अलग अलग होता है। बच्चों में 10 से 12 ग्राम होगा और पुरुषों में हीमोग्लोबिन का स्तर 15 से 17 ग्राम होता है। महिलाओं में 12 से 15 ग्राम होता है और गर्भवती महिलाओं में 12 ग्राम पर 100 मिलीलीटर्स ऑफ ब्लड हीमोग्लोबिन होना चाहिए। अगर लोहे के अवशोषण की बात करें तो इसका अवशोषण छोटी आंत के जेजोनियम भाग में होता है। ठीक है, जो लोहे का अवशोषण होता है ये छोटी आंत के जेजोनियम भाग में होता है और इसके अवशोषण के लिए विटामिन सी आवश्यक होता है। विटामिन सी सहायक होता है। जब हमारे आहार में विटामिन सी रहेगा तो हमारे लोहे का अवशोषण अधिक होगा।
जो भोज्य पदार्थों में लोहा होता है, जैसे हमने देखा मांस, अंडा, गुड़, खजूर में, भोज्य पदार्थों में लोहा पाचन के बाद फेरस में बदल जाता है। ठीक है, फेरस रूप में बदल जाता है। तो जो लोहे का अवशोषण होता है, लोहे के अवशोषण में कौन सा विटामिन सहायक होता है? विटामिन सी आवश्यक होता है। और छोटी आंत में जो लोहे का अवशोषण होता है, छोटी आंत के जुजूनियम भाग में, जेजूनियम भाग में होता है। और भोज्य पदार्थों में पाचन के बाद जो लोहा होता है वो फेरस रूप में बदल जाता है। अब देखेंगे कि लोहे के अवशोषण में कौन कौन सा तत्व सहायक होते हैं। लोहे के अवशोषण के लिए आंतों का जो अम्लीय माध्यम होना आवश्यक है, अम्लीय माध्यम, उनमें अम्ल होना आवश्यक है। और हिम एवं नॉन हिम, नॉन हिम क्या है? जिसमें हिम की मात्रा नहीं है, नॉन हिम लोहा आवश्यक होता है। भोजन में जो लोहा होता है दो रूप में होता है, दो रूप में होता है। एक तो हिम में होता है, सेकंड नॉन हिम में होता है। ठीक है, नॉन हिम रूप में होता है। लोहा दो रूप में होता है, ए हिम और सेकंड नॉन हिम। जो हिम रूप में होता है वो रक्त में हीमोग्लोबिन के रूप में पाया जाता है, हीमोग्लोबिन के रूप में रक्त में पाया जाता है। और ये हमको कहाँ से प्राप्त होता है? यकृत से प्राप्त होता है, मांस से प्राप्त होता है और मछली से प्राप्त होता है। और इसका अवशोषण हमारा शरीर जो होता है वो कितना परसेंट करता है? 60 से 70% भाग इसका अवशोषण करता है। और इसका जो अवशोषण होता है वो शीघ्र होता है, जल्दी इसका अवशोषण होता है, शीघ्र होता है। और जो नॉन हिम के रूप में हीमोग्लोबिन रहता है, नॉन हिम में इसका अवशोषण शीघ्र नहीं होता है, धीमे धीमे होता है, नहीं होता है। और इसके अवशोषण के लिए हमें एस्कॉर्बिक अम्ल की आवश्यकता होती है, एस्कॉर्बिक अम्ल। एस्कॉर्बिक किसका रासायनिक नाम है? विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक अम्ल है। तो जो नॉन हिम लोहा होता है इसके अवशोषण शीघ्र नहीं होता है और इसके अवशोषण के लिए हमको विटामिन सी की आवश्यकता होती है। और लोहे के अवशोषण के लिए कौन आवश्यक है? विटामिन सी भी आवश्यक है। ठीक है, तो जो लोहे के अवशोषण में सहायक तत्व होते हैं वो कौन कौन से हैं? होते हैं आंतों का अम्लीय माध्यम होना चाहिए। जो लोहा होता है दो रूप में होता है, हिम और नॉन हिम। हिम में जो होता है रक्त में हीमोग्लोबिन के रूप में पाया जाता है, यह हमको यकृत, मांस, मछली से प्राप्त होता है। और शरीर में इसका अवशोषण 60 से 70% भाग हो जाता है। इसका अवशोषण शीघ्र से होता है हिम का। और जो नॉन हिम होता है इसका अवशोषण शीघ्र नहीं होता है और इसके अवशोषण के लिए हमको विटामिन सी की आवश्यकता होती है। और जो लोहे का अवशोषण है उसको हमको पता ही है कि इसके अवशोषण के लिए हमको विटामिन सी की आवश्यकता होती है। पहले हम देख चुके हैं कि लोहे के अवशोषण में सहायक तत्व कौन से हैं। अभी हम देखेंगे कि लोहे के अवशोषण में बाधक तत्व कौन कौन से हैं। तो लोहे के अवशोषण में जो बाधक तत्व है उसमें कैल्शियम आता है। कैल्शियम की अगर हमारी बॉडी में अधिकता हो जाएगी तो हमारे लोहे का अवशोषण नहीं हो पाएगा। फास्फोरस, इसकी मात्रा से भी हमारे लोहे का अवशोषण नहीं हो पाता है। इमली, अगर इमली की मात्रा अधिक हो जाती है तो तब भी लोहे का अवशोषण नहीं हो पाएगा। चाय, टैनिन और ऑक्सैलिक अम्ल की अधिकता से भी लोहे का अवशोषण नहीं हो पाता है। फाइटिक अम्ल की जब अधिकता हो जाती है तब भी लोहे का अवशोषण नहीं होता है। और फाइटिक अम्ल किस में पाया जाता है? अनाजों के छिलके में पाया जाता है, छिलके में पाया जाता है फाइटिक अम्ल। तो ये लोहे के अवशोषण में बाधक तत्व है। ठीक है, कैल्शियम बाधक तत्व है, फास्फोरस, इमली, चाय, टैनिन, ऑक्सीजैलिक अम्ल और फाइटिक अम्ल। और फाइटिक अम्ल किस में पाया जाता है? अनाजों के छिलके में पाया जाता है। ये लोहे के अवशोषण में बाधक होते हैं। लोहे की जो अधिक मात्रा होती है, अधिक मात्रा किसको चाहिए होती है? महिलाओं को चाहिए होती है। ठीक है, महिलाओं को चाहिए होती है। मासिक धर्म के टाइम, मासिक धर्म के समय महिलाओं के शरीर से 15 से 30 mg लोहा विसर्जित हो जाता है।
ठीक है, इतना लोहा उनकी बॉडी से बाहर निकल जाता है। और अगर हम प्रतिदिन की बात करें, मासिक धर्म में अगर प्रतिदिन की बात करें तो 2 से 3 mg प्रतिदिन लोहा बॉडी से बाहर निकल जाता है महिलाओं के। और डिलीवरी प्रसव के दौरान भी लोहे का अधिक विसर्जित होता है, ठीक है, अधिक मात्रा इसकी बॉडी से बाहर निकल जाती है। तो जो लोहे की अधिक आवश्यकता होती है, इसीलिए महिलाओं को आयरन की टैबलेट दी जाती है। इसकी अधिक मात्रा महिलाओं को चाहिए होती है। मासिक धर्म के समय में जो लोहा होता है वो 15 से 30 mg लोहा विसर्जित हो जाता है 4 से 5 दिन के पीरियड में। और जो प्रतिदिन होता है उसमें कितना होता है, 2 से 3 mg निकलता है। और प्रसव में भी अधिक मात्रा में जो लोहा होता है वो शरीर से विसर्जित हो जाता है। अगर लोहे का संग्रह देखें, इसका स्टोरेज क्या होता है, स्वतंत्र रूप में नहीं होता है। हमको पता है कि ये प्रोटीन के साथ मिलके रहता है, जैसे हीमोग्लोबिन के रूप में होता है। हीमोग्लोबिन के रूप में ये रक्त में रहता है। फेरिटिन्स के रूप में रहता है जो लोहा होता है। और मांसपेशियों में किस में रहता है, मांसपेशियों में मायोग्लोबिन के रूप में रहता है, मायोग्लोबिन के रूप में रहता है। तो जो आयरन होता है ये स्वतंत्र रूप में स्टोरेज नहीं होता है, रक्त में हीमोग्लोबिन के रूप में रहता है, फेरिटिन के रूप में ये हमारी बॉडी में रहता है, और मांसपेशियों में मायोग्लोबिन के रूप में रहता है। अब हम बात करेंगे कि जो हीमोपायोसिस प्रक्रिया होती है ये क्या होती है। अगर हीमोपायोसिस प्रक्रिया की बात करें तो हीमोपायोसिस प्रक्रिया में क्या होता है, जो आरबीसीस होते हैं ये अपने जीवन काल 120 दिन, हमको पता है कि जो आरबीसीस का जीवन काल होता है ये 120 दिन का होता है। तो जो आरबीसीस है अपने जीवन काल 120 दिन पूर्ण करने के बाद टूटकर हिम तथा ग्लोबिन में अलग हो जाते हैं। इसके बाद लोहा फिर से अस्थि मज्जा में जाकर नए आरबीसीस के निर्माण करता है। यही प्रक्रिया हीमोलाइसिस कहलाती है। तो जो हीमोलाइसिस प्रक्रिया में क्या होता है, इसमें जो आरबीसीस होती हैं वो अपने जीवन काल को 120 दिन पूर्ण करने के बाद हिम तथा ग्लोबिन में टूट जाती हैं, टूटकर अलग हो जाती है। इसके बाद जो लोहा होता है फिर से अस्थि मज्जा में जाता है, बोन मैरो में जाता है, वहाँ जाके नए आरबीसीस का निर्माण करता है। यही प्रक्रिया हीमोलाइसिस प्रक्रिया कहलाती है। नए आरबीसीस का निर्माण करना, 120 दिन के बाद अपने हिम और ग्लोबिन में टूटना और फिर अस्थि मज्जा में जाके नए आरबीसीस का निर्माण करना, यही प्रक्रिया हीमोलाइसिस प्रक्रिया कहलाती है। सेकंड है एंथ्रोपाइसिस प्रक्रिया। ये क्या होती है इसको देखेंगे। एंथ्रोपाइसिस प्रक्रिया में क्या होती है, इसमें जो कोशिकाएं सेल्स होती हैं कोशिकाओं से परिपक्व आरबीसीस को विकसित करते हैं, यानी कि आरबीसीस की बनने की प्रक्रिया जो होती है वो एंथ्रोपाइसिस कहलाती है। जो हमारी सेल्स में परिपक्व आरबीसीस होती है उनको परिपक्व आरबीसीस को विकसित करते हैं, यही प्रक्रिया एंथ्रोपाइसिस प्रक्रिया कहलाती है। अगर लोहे की कमी देखें, लोहे की कमी से क्या होता है, लोहे की कमी से हमको पता है कि एनीमिया होता है, माइक्रोसाइटिक एनीमिया होता है। जब आयरन की कमी हो जाती है तो माइक्रोसाइटिक एनीमिया होते हैं। और लोहे के अवशोषण के लिए प्रोटीन का होना आवश्यक है, ठीक है, तभी लोहे का अवशोषण होगा जब हमारी बॉडी में प्रोटीन होगा, विटामिन सी होगा। लोहे की कमी से क्या होता है, लोहे की कमी से ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन नहीं हो पाता है, ठीक है। तो जिसको भी आयरन की कमी हुई है तो उसके बॉडी में जो हीमोग्लोबिन की भी कमी होगी, अगर हीमोग्लोबिन की कमी होगी तो उसके बॉडी में ऑक्सीजन की भी कमी देखने को मिलेगी। तो जो लोहे की कमी से होता है माइक्रोसाइटिक एनीमिया होता है। और लोहे के अवशोषण के लिए हमारे लिए प्रोटीन आवश्यक होता है, और लोहे की कमी से ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन नहीं हो पाता है। और लोहे की अधिकता को क्या बोला जाता है, जब लोहे की अधिकता होती है तो हम इसको इडियोपैथिक क्रोमेटोसिस बोलते हैं। तो जो लोहे की अधिकता होती है इसको हम इडियोपैथिक हीमोक्रोमेटिक्स बोलते हैं। और ये वंशानुगत रोग होता है, अगर माता पिता को है तो ये बच्चे में भी देखने को मिलता है, वंशानुगत रोग बोला जाता है इसको। इडियोपैथिक हीमोक्रोमेटिक्स यानी कि लोहे की अधिकता होना वंशानुगत रोग है।
जब हीमोग्लोबिन की कमी होगी तो सीधे एनीमिया देखने को नहीं मिलेगा। इसके भी स्टेजेस होते हैं। पहले हमारी बॉडी में जो लोहे की संग्रहित मात्रा है, जो स्टोरेज लो है, इसकी मात्रा कम होगी। ठीक है, पहले हमारी बॉडी में इसकी मात्रा कम होगी, जो स्टोरेज है, सीधे एनीमिया देखने को नहीं मिलेगा। सेकंड क्या होगा, लोहे की कमी से एथ्रोपाइसिस होता है। सेकंड स्टेज ये होगी। और थर्ड स्टेज में क्या होगा, लोहे की कमी से फिर एनीमिया देखने को मिलेगा, से एनीमिया होगा। ठीक है, तो जो लोहे की कमी होती है, ये सीधे जैसे लोहे की कमी हुई एनीमिया देखने को नहीं मिलता है। पहले क्या होता है, जो लोहे को संग्रहित मात्रा हमारे बॉडी में है वो कम होगा, उसके बाद एथ्रोपोरोसिस होगा और उसके बाद जाके एनीमिया देखने को मिलेगा। तो आज हमने देख लिया कि लोहा जो आयरन होता है ये क्या होता है, हम पूरे डिटेल में जान चुके हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।